हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। आई एम दिव्यांश गुप्ता, योर फैकल्टी फॉर जीएस। जैसे कि हम लोग सारे के सारे VLW की प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है। हम लोगों ने ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट की थी और ज्योग्राफी की काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स वगैरह पढ़े थे। उसी तरीके से मैं अब आपके सामने एक नई सीरीज़ लेके आया हूँ जिसका नाम है इकोनॉमी ऑफ जम्मू कश्मीर। देखो बच्चे, हमने इसमें इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ना है, जितना भी जम्मू कश्मीर में। पहले तो मैं आपको NCERT से ही करवाऊंगा ऑब्वियसली, ताकि बेस आपकी अच्छे से सॉलिड हो जाए इकोनॉमिक्स को लेके, ठीक है। इकोनॉमिक्स में हमने सीधा सीधा पढ़ना है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ वगैरह जो होती हैं हमारे जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, जिससे हम लोग पैसा वगैरह जनरेट करते हैं, ठीक है। हम NCERT से स्टार्ट करते हैं और आगे हम पढ़ते हैं थोड़ा एडवांस लेवल तक, लेकिन पहले तो मैं आपको पूरा बता दूंगा कि इकोनॉमिक्स वगैरह होती क्या है, ठीक है। हमने बहुत सारे पेपर्स में इकोनॉमिक्स पढ़ी है, बहुत सारे पेपर्स में इकोनॉमिक्स पढ़ी है, लेकिन स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर वो वाली इकोनॉमिक्स अभी तक नहीं पढ़ी। हम इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में तो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं कि हमारे ये बड़े बड़े हमारे बिजनेसमैन हैं, हमने ये उनकी एक्टिविटीज़ हैं, हमारी कंट्री की ये एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ से हम लोग पैसा जनरेट करते हैं, यहाँ से हम लोग पैसा वगैरह कमाते हैं। वो तो हमने बहुत बार टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे लेक्चर्स होंगे, बहुत सारे यूट्यूब पर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे जिसमें क्लियर कट बताया होता है कि हमारी JNK, हमारी इंडिया की इकोनॉमिक्स जो है इस तरीके से है। हमारे हिंदुस्तान में ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, इन कमर्शियल एक्टिविटीज़ को ये लोग चला रहे हैं, पूरी उनकी एजेंसीज़ के नाम, उनकी कंपनीज़ के नाम वगैरह सब कुछ फ्लरिश किए जाते हैं, बताए जाते हैं आपको। लेकिन अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स जो हमने पढ़नी है वो किस रेफरेंस पे पढ़नी है, हमने जम्मू कश्मीर के रेफरेंस पे, ठीक है। जम्मू कश्मीर में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं हमने उसके बारे में पढ़ना है इस टॉपिक में, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो दे रहा हूं जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक्स के बारे में, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो अपने सेकंड लेक्चर की तरफ, थर्ड लेक्चर की तरफ, तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियर कट पता चल जाएगा कि कौन सी एक्टिविटीज जो है हमारे JNK के अंदर होती हैं, जो कि एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है हमारे लिए, या इकोनॉमिक्स है, पैसा वगैरह हम इससे बहुत हद तक कमा रहे हैं, ठीक है बच्चे। ये हम लोग देखते हैं। तो चैप्टर का नाम है इकोनॉमी ऑफ JNK। सबसे पहले बात करते हैं बच्चे, इकोनॉमी क्या होती है या फिर इकोनॉमिक्स क्या होती है। द टर्म इकोनॉमी रेफर्स टू द एक्टिविटी रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं किसकी, वर्ड इकोनॉमी की, ठीक है, वर्ड इकोनॉमी की अगर मैं बात करता हूं तो इकोनॉमी का मतलब होता है कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं जिससे हमें पैसा जनरेट हो रहा है, ठीक है। हम जो भी काम कर रहे हैं जिसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब वर्ड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, सर्विसेज की डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में। पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया जो है ना, उसमें कुछ भी आ सकता है। हम इंडिया लेवल पे भी देख सकते हैं, हम स्टेट लेवल पे भी देख सकते हैं, हम सिटी लेवल पे भी देख सकते हैं, हम एक गांव के लेवल पे भी देख सकते हैं कि हमारी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, ठीक है। कोई भी काम करके अगर हम लोग पैसा जनरेट कर रहे हैं, हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, अपनी इनकम बना रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। कोई भी काम करके अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो वो हमारे लिए एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और एक अच्छा मतलब हमारा जो घर वगैरह चलता है वो सारा उसी पे चल रहा है, ठीक है। द टर्म इकोनॉमी का मतलब हो गया कि कोई भी प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन की एक पर्टिकुलर एरिया में, एक ज्योग्राफिकल एरिया में कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितनी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है चीजों की, सामान की, तो वो क्या बोल सकते हैं हम उसको, इकोनॉमिक्स, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी, हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, अगर हम गुड्स और सर्विसेज की बात करते हैं तो हमने पूरा का पूरा देखना है कि क्या क्या गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, क्या क्या मतलब क्या क्या प्रोडक्शन हो रही है, किस किस चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है। हमने इकोनॉमिक्स के चैप्टर में पूरा डिटेल में देखना होता है, लेकिन इसमें हम इंडिया का नहीं देखेंगे, हम सिर्फ JNK के रेफरेंस पे ही देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ना है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की, ठीक है। ये डेफिनेशन सब एग्जाम में तो पूछी नहीं जाती हैं, बट फिर भी आपके माइंड में कंसेप्ट बनाने के लिए ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। द साइंस ऑफ यूजिंग स्कार्स रिसोर्सेज फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स, ठीक है। जब हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स की या सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको इकोनॉमिक्स कहा जाता है किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया की, ठीक है। एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में, किसी भी एरिया में कोई भी काम जो हो रहे हैं जिससे वहां के लोगों की आमदनी बढ़ रही है, तो उसी को इकोनॉमिक्स कहा जाता है बच्चे, ठीक है। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमिक्स जो है ना वो मैक्सिमम उससे एक क्वेश्चन आना ही आना होता है, ठीक है। अब पैसा तो है, रिसोर्स है, पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, हमारा काम एक रिसोर्स है, हम एसेट्स वगैरह देखते हैं, सारे के सारे रिसोर्स है। लेकिन जो टाइम होता है ना, जो समय होता है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट
रिसोर्स माना जाता है। ठीक है, टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है। कहते हैं ना टाइम इज़ मनी। ठीक है, बोला जाता है बड़ी बार, अमीर लोग ऐसे कंटेक्स्ट लगा देते हैं टाइम इज़ मनी। ठीक है, तो टाइम बिल्कुल जिस तरह पैसे की कीमत होती है उसी तरीके से टाइम की कीमत होती है। अब थोड़ा हम जो मतलब फ्री बंदा होता है उसके लिए टाइम की कीमत इतनी नहीं होगी, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं जो जिनको पता है कि हमारे टाइम की क्या वैल्यू है, तो उनके लिए टाइम जो है वो पैसे से ज़्यादा कीमती माना जाता है। ठीक है बेटा, एक्टिविटीज ऑफ अ डे हैव टू बी नेसेसरली मैनेज्ड इन ओनली 24 आवर्स, नॉट मोर देन दैट। देखो जितनी भी एक्टिविटीज वगैरह होती है ना, ये टाइम के लिए क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम 24 घंटे में ही काम, मतलब 24 घंटे में हम कितना काम कर रहे हैं। ठीक है, 24 घंटे के अंदर हम कितना काम कर रहे हैं, हमारे उस दिन की प्रोडक्टिविटी क्या है। ठीक है, उस दिन में हमने जो काम किया है उसका बेनिफिट क्या है, वो सारा का सारा एनालाइज होता है। और जब ये दिन के काम होते हैं ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, हफ्ता महीना साल, ये सब मिलते हैं ना, तो उसी से डिटरमाइन होता है कि इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी में किया क्या है। ठीक है, लोग अपने दिन वेस्ट कर देते हैं, महीने वेस्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद हम बोलते हैं कि ये कुछ नहीं किया, लेकिन मेहनत उस बेचारे ने भी की ही होती है हर टाइम पे। ठीक है, तो इंसान ने कितना काम किया है, ठीक है, यही सारा मैटर करता है कि वो बंदा आगे जाके क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है उसका टाइम। हर एक इंसान के लिए सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो है वो माना जाता है उस इंसान का टाइम। ठीक है, पैसा वगैरह तो होता ही है, लेकिन टाइम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब हमने बात की कि हमने बात की एक्टिविटीज़ के बाद, मतलब हमने सीधा सीधा इकोनॉमिक्स की बात की। अब ये जो इकोनॉमिक्स होती है ना, इकोनॉमिक्स जो होती है वो हमेशा 3 सेक्टर्स में डिवाइड की जाती है। इको जो है वो 3 सेक्टर्स में डिवाइड की जाती है। ठीक है, इसका सबसे पहला सेक्टर जो होता है वो प्राइमरी सेक्टर होता है। कौन सा सेक्टर होता है बच्चे? प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इज अ सेक्टर विच इज मेनली डील्स विद द एक्सट्रैक्शन एंड कल्टीवेशन ऑफ goods from the natural resources such as mines, lands, ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। देखो बच्चे, मैंने बहुत ही ज़्यादा कंपाइल्ड नोट्स लाए हैं आपके लिए एनसीईआरटी में से भी, ताकि आपके बिल्कुल ज़्यादा मतलब मटेरियल वगैरह ना हो और आप अच्छे से बिल्कुल समझ भी पाएँ और आपकी कंसेप्ट्स वगैरह क्लियर होते जाएं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की, ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चे, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो बिल्कुल बेसिक लेवल का सेक्टर होता है, बिल्कुल बेसिक लेवल का सेक्टर होता है, जिसमें इन्वॉल्व होता है हमारा एग्रीकल्चर, डेयरी प्रोडक्ट्स, फिर उसके बाद वो एक्सट्रैक्शन करना मिनरल्स वगैरह की। ठीक है, मिनरल्स को पूरा का पूरा माइंस में से एक्सट्रैक्ट करना, ज़मीन में से एक्सट्रैक्ट करना, प्लांट्स, डेयरी का काम करना, प्लांट्स और एनिमल्स को फार्मिंग ब्रीड करना, ये सारा का सारा हमारा काम आ जाता है प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर में एक बात एक्टिविटीज़ की बात कर देता हूँ। एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, फिशरीज हो गया, सेरिकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो है हमारी किस में आ जाती है? प्राइमरी सेक्टर में। अगर मैं माइनिंग की बात करता हूँ तो माइनिंग भी जो है वो हमारे प्राइमरी सेक्टर का ही हिस्सा माने जाती है। ठीक है, अब ये जितनी भी एक्टिविटीज़ का मैंने जिक्र किया आपके सामने, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फिशिकल्चर, सेरिकल्चर, फिर उसके बाद माइनिंग वगैरह, एग्रीकल्चर हो गया, फिर डेयरी फार्मिंग वगैरह होगी, ये सारी की सारी जो है हमारी प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, जिसके ऊपर जब मैं आपको प्राइमरी सेक्टर पूरा करवाऊंगा तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है, किन किन एरियाज़ में परफॉर्म होती है और इनका रेवेन्यू कितना है हमारी स्टेट के अंदर। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपको क्वेश्चन क्या आना है कि ये बताओ मतलब फिश की कल्टिवेशन को क्या कहते हैं, फिश की रेडिंग को क्या कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये सिल्क की प्रोडक्शन को क्या कहते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आ सकते हैं और किन किन एरियाज़ में की जाती है ये इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। ठीक है, जब मैं आपको प्राइमरी सेक्टर का डिटेल में पूरा पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको समझ पूरा आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए आपको बस ये याद रखना है, जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो बिल्कुल बेसिक सेक्टर होता है किसका? हमारी हर एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी का। ठीक है, सबसे बेसिक सेक्टर माना जाता है, उसके बाद हमारे जो है बड़े बड़े सेक्टर्स आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर प्राइमरी सेक्टर नहीं हो तो हमारा कोई भी सेक्टर जो है वो डेवलप नहीं कर सकता, कोई भी सेक्टर डेवलप नहीं कर सकता। एक्चुअली होली सोली अगर हम बात करते हैं तो ये तीनों के तीनों सेक्टर्स जो हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। पहले प्राइमरी सेक्टर की बात की तो प्राइमरी सेक्टर जो है वो बेसिक एग्रीकल्चरल सेक्टर आता है, जो कि डील करता है प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स के साथ। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल जो है उसके साथ ये डील करता है। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं
ये रॉ मटेरियल तो बनाता है, रॉ मटेरियल तो बनाया, लेकिन रॉ मटेरियल बना के करेगा क्या? ठीक है, रॉ मटेरियल जब इन्होंने बना दिया उसके बाद इन्होंने रॉ मटेरियल को यूज कर मतलब देना होता है किसको? सेकेंडरी सेक्टर को। किसको देना होता है बच्चे? सेकेंडरी सेक्टर को। सेकेंडरी सेक्टर जो है उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। जो सेकेंडरी सेक्टर है वही एक ऐसा सेक्टर होता है जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है एक फिनिश्ड प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है किसमें? एक फिनिश्ड प्रोडक्ट के अंदर। उसमें सारी की सारी इंडस्ट्रीज वगैरह आ जाती हैं, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, चाहे वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो, चाहे वो कॉटेज इंडस्ट्री हो, या चाहे वो बहुत बड़ी बड़ी लार्ज स्केल इंडस्ट्री या मल्टीनेशनल प्लांट्स वगैरह हो, तो वो सारे के सारे किसमें आ जाते हैं? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। तो इसका काम क्या है? कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। अब जैसे रॉ मटेरियल है एग्रीकल्चर वालों, जैसे अगर मैं बात करता हूं एक सिंपल एग्जांपल, बड़ी बेसिक एग्जांपल लेके बात करता हूं। हम लोग कॉटन की शर्ट्स पहनते हैं सारे, ठीक है, कॉटन की शर्ट्स वगैरह पहनते हैं, तो उसमें कॉटन जो है वो एक रॉ मटेरियल है। उसको उगाते कौन है? प्राइमरी सेक्टर वाले। कौन उगाते बेटा? प्राइमरी सेक्टर वाले। ठीक है, अब प्राइमरी सेक्टर वालों ने जब कॉटन उगाया, अब कॉटन तो कोई पहन नहीं सकता, रुई ले पहन के घूमो सारा, कोई ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो कॉटन को दिया जाता है इंडस्ट्रीज में, जो कि इंडस्ट्रीज किसका पार्ट होती है? सेकेंडरी सेक्टर का। ठीक है, अब कॉटन को पूरा मैन्युफैक्चर मतलब उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें? शर्ट वगैरह में। तो वो शर्ट में उसको चेंज करने का काम किसका होता है? सेकेंडरी सेक्टर का। ठीक है, अब सेकेंडरी सेक्टर जो है ना, जिस एक चीज हमेशा याद रखना, जिस भी कंट्री की सेकेंडरी सेक्टर सॉलिड होता है, स्ट्रांग होता है ना, तो उस देश में बहुत ज्यादा मतलब वो अच्छे लेवल पे होते हैं, डेवलप्ड होती है कंट्री, या फिर डेवलपिंग में भी टॉप पे हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, जिस कंट्री का सेकेंडरी सेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जितनी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है उतनी ज्यादा हमारी जीडीपी वगैरह बढ़ती है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, टर्शरी सेक्टर की बात करते हैं। किसकी बात करनी है हमने? टर्शरी सेक्टर की। टर्शरी और द सर्विस सेक्टर इज द सेक्टर विच डील्स विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, जो टर्शरी सेक्टर है ना वो एक हाई सेक्टर माना जाता है, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे माना जाता है। ठीक है, प्राइमरी का काम हो गया रॉ मटेरियल बनाना, सेकेंडरी का काम हो गया रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना एक फिनिश प्रोडक्ट में। अब जब फिनिश प्रोडक्ट बन गया तो उसको किसी ने बेचना भी तो है। ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट जब बन गया तो किसी ने उसको बेचना भी तो वो बेचने का काम जो है वो किस सेक्टर के अंदर आ जाता है? टर्शरी सेक्टर के अंदर। ठीक है, दुकानदारी हो गई, मॉल्स हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ये जो हर एक कहते हैं ना जो क्रीम क्लासेस को बोल सकते हैं, वो सारी की सारी आ जाती है हमारी टर्शरी सेक्टर के अंदर। ठीक है, ये गवर्नमेंट जॉब्स हो गई हैं, प्राइवेट जॉब्स वगैरह होती हैं, जितनी भी जॉब्स, ये सर्विस सेक्टर हो गया, बिजनेस सेक्टर, शॉप्स वगैरह सेक्टर हो गए, ये सारे के सारे आ जाते हैं हमारे टर्शरी सेक्टर के अंदर। ठीक है, आई होप आपको यहां तक क्लियर है कि प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है, सेकेंडरी सेक्टर कौन सा होता है, टर्शरी सेक्टर होता है कौन सा होता है। मैं एक और बार वापस रिकॉल करवा देता हूं। प्राइमरी का काम क्या होता है? रॉ मटेरियल को बनाना। ठीक है, रॉ मटेरियल को उगाना। ठीक है, इसमें माइनिंग आ जाती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, सब आ जाता है। अब जब रॉ मटेरियल बन गया, ठीक है, उसको एक फिनिश प्रोडक्ट में चेंज करने का काम किसका होता है? सेकेंडरी सेक्टर का। किसका काम होता है बच्चे? सेकेंडरी सेक्टर का। ठीक है, अब जब फिनिश प्रोडक्ट में बन गया तो उसको बेचने का काम किसका होता है? टर्शरी सेक्टर वालों का। ठीक है, टर्शरी सेक्टर वाले जो होते हैं इसमें दुकानें भी आ जाती हैं, मॉल्स भी आ जाती हैं, फिर उसके बाद सर्विसेज आ जाती हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर्स वगैरह, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा कहते हैं ना जो एक रेप्यूटेड सेक्टर होता है वो इसको भी कंसीडर किया जाता है। इसमें बैंकिंग सर्विसेज आ जाती हैं, आपकी इंश्योरेंस सर्विसेज आ जाती हैं, वेयर हाउसिंग आ जाती है। ठीक है, सारी की सारी जो क्रीम क्लासेस जो होती हैं वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाती है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। हाँ, द इकोनॉमी ऑफ जम्मू कश्मीर, ट्रेडिशनली जम्मू कश्मीर स्टेट हैज बीन एन एग्रीकल्चरियन स्टेट। ठीक है बेटा, ये तो मैंने आप सबको पहले भी बताया था ज्योग्राफी के लेक्चर में कि हमारी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? किसके ऊपर? एग्रीकल्चर के ऊपर। ठीक है, 70% 80% जो हमारी पॉपुलेशन है वो सारी की सारी डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर, कि वो लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर ही मतलब उनके कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम बना देता है। ठीक है, हाउएवर ओवर टाइम्स अदर सेक्टर्स हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेट। लेकिन जो बाकी सेक्टर्स है, एग्रीकल्चर तो हो गया प्राइमरी सेक्टर का, लेकिन जो सेकेंडरी यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है और सर्विसेज सेक्टर जो है उसको भी अगर हम लास्ट कुछ सालों से देखें, कुछ डिकेड से देखें, तो उसने बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल पे डेवलपमेंट की है। ठीक है, और हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है।
ऑल द significances of the economy of Jammu Kashmir in the following pages. These sectors will be discussed with the reference of the state. ठीक है, अब जितने भी ये हमने पूरा के पूरे मैंने आपको सेक्टर्स बताए, इसको मैं एक एक रेफरेंस पे आपको स्टेट पे बताऊंगा, स्टेट के रेफरेंस से बताऊंगा। जैसे मैंने हॉर्टिकल्चर बताया, फ्लोरिकल्चर बताया, पिस्सिकल्चर, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को जनरेट करने के काम आते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं कि मैं आपको रफली एनालिसिस देता हूं कि कंट्रीब्यूशन क्या है एक एक सेक्टर की। अगर मैं प्राइमरी सेक्टर की बात करता हूं तो प्राइमरी सेक्टर की हमारे यहां पे 2004 या 5 की बात करते हैं तो उसमें कितनी कंट्रीब्यूशन रही है? सिर्फ 21% रही है। कितनी रही है बच्चे? 21%। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं किसकी? सेकेंडरी सेक्टर की, तो सेकेंडरी सेक्टर की कितनी रही है? 22%। कितनी रही है बच्चे? 22%। देखो यार 21, 22 जो होती है ना, ये बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, और मोस्टली जो हमारे यहाँ पे सेक्टर, मतलब हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्शन वगैरह होती है, या फिर हम बात करते हैं जो मतलब हमारी जीडीपी बढ़ाने के काम आते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है बताओ जरा? जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के कितनी प्रोडक्ट्स, मतलब कितनी प्रोडक्शन हुई है एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में। ठीक है, लेकिन अब हम स्टेट की देख रहे हैं, मतलब अपनी जम्मू कश्मीर की देख रहे हैं, तो हम बात करेंगे ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, कि हमारी स्टेट यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर में कितनी प्रोडक्शन हुई है, कितनी हमारी इकोनॉमी वगैरह रही है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बात करता हूं 21% जो शेयर रहा है वो किसका है? प्राइमरी सेक्टर का। 22% जो शेयर रहा है वो किसका है? सेकेंडरी सेक्टर का। और 57% का जो शेयर रहा है वो किसका रहा है? किसका रहा है? टर्शियरी सेक्टर का। ठीक है, टर्शियरी सेक्टर जो है वो एक बहुत ही, मतलब कहते हैं ना, बहुत ही हाई लेवल का सेक्टर होता है जो हमारी स्टेट की मतलब इकोनॉमी जो है उसको जनरेट करता है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम क्या आ जाता है? पब्लिक सेक्टर वगैरह, जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं टैक्सेस वगैरह पे करते हैं, फिर उसके बाद हमारे ये जो सर्विस सेक्टर है वो सारा का सारा टैक्सेस वगैरह पे करते हैं, वही आता है, दुकानदार वगैरह। ठीक है, ये सारे टैक्सेस पे करते हैं, वही सारा मतलब हमारी इकोनॉमी को बढ़ा रहा है। ठीक है, और सेकेंडरी सेक्टर जो है ना, ये हमें प्राइमरी से कोई दिक्कत नहीं है, प्राइमरी से कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने अपने बहुत हाई लेवल एक्सटेंट पे मतलब हमारी इकोनॉमी को बढ़ाया है। 21% के अगर शेयर की बात करें ना प्राइमरी सेक्टर के हिसाब से, तो वो बहुत ज्यादा कंसीडर किया जाता है। लेकिन बात आती है 22% की, जो कि है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि जिस कंट्री का सेकेंडरी सेक्टर स्ट्रांग होता है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी डेवलप्ड कंट्री होती है। ठीक है, हमारा जो स्टेट है, हमारी जो जम्मू कश्मीर की ये यूटी आती है, इसका सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना ज्यादा सॉलिड नहीं है, इसीलिए हमारी जो है इकोनॉमिक्स वो बहुत ज्यादा कम है। या फिर हम बात करते हैं हमारी जो स्टेट की ये जो जीडीपी है वो बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियल ज्यादा सेक्टर जो है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। अगर हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर स्ट्रांग हो, हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज वगैरह हो, प्रोडक्शन अच्छी हो, तो हमारा भी यहाँ की जीडीपी वगैरह बहुत ग्रोथ कर सकती है। ठीक है, तो अब तो हमें ये पता चल गया कि हमारे स्टेट की जो जीडीपी वगैरह ज्यादा चला रहे हैं वो कौन चलाते हैं? टर्शियरी सेक्टर वाले, यानी कि सर्विस सेक्टर वाले, और उसके ये जो बिजनेसमैन, ये जो शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं वही ज्यादा चलाते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक लेक्चर समझ आया होगा इकोनॉमिक्स के बारे में। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि किस तरीके से हमारी स्टेट की इकोनॉमिक्स होती है, और हमारी स्टेट में ये जो पूरे के पूरे जो सेक्टर्स वगैरह हैं मैंने आपको डिवाइड करके दिखा दिए। अब एक एक सेक्टर के अंदर जो एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछी जाएंगी, वो सारे के सारे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर से समझाना वगैरह शुरू कर दूंगा। उसके बारे में आपको मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी फैक्ट्स वगैरह आते हैं वो सारे के सारे देना शुरू कर दूंगा, ताकि आप लोग इकोनॉमिक्स के सेक्टर में भी अच्छे से वहाँ पर परफॉर्म कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।